है स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। सभी को राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। तो आज की क्लास में नया पढ़ाएंगे टॉपिक सॉल्यूशन का। अगला टॉपिक विलेयता। तो विलेयता को हमें पढ़ाने से पहले बताना होगा कि विलेयता यानी कि कोई भी विलायक सॉल्वेंट हो उसमें ठोस, द्रव या गैस किस मात्रा में घुल सकती है, किस मात्रा में किस प्रकार से घुल सकते हैं। तो इसकी विलेयता समझाने के लिए एक टॉपिक नया है जो आपके सॉल्यूशन में ऐड है, जिसे हम कहते हैं विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी। और उससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं चैनल को पहले वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको पहले मिले। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास धमाकेदार वीडियो के साथ। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, इसी में आता है आपका हेनरी का नियम। हेनरी का नियम में क्या चलेगा, तो पहले सबसे पहले हम विलेयता को समझते हैं। विलेयता जिसको इंग्लिश के वर्ड में कहते हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी ये होती है विलेयता। विलेयता को डिफाइन करने का मतलब है कि आप एक कोई पदार्थ यानी कंटेनर को फिलअप कर लें, भर लें किसी भी द्रव। और विलेयता में सबसे बड़ी बात है कि आपको बनाने हैं द्रवीय विलयन। क्या बनाने हैं? द्रवीय विलयन बनाने हैं। द्रवीय विलयन बनाने। इस द्रव में आप गैस, ठोस और उसके बाद में द्रव। तो गैस, ठोस, द्रव यानी कि आपका जो विलायक हमेशा होगा, विलायक का जो परसेंटेज होगा वो द्रव की फेस में होना चाहिए, द्रव की प्रावस्था में। विलायक ऑलवेज द्रव, क्योंकि हमें बनाने हैं द्रव विलयन जिसे हम कहते हैं द्रवीय विलयन। गैस को द्रव में मिलाएंगे यानी कि ये इस समय क्या है? विलायक। क्या है? विलायक, जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। गैस सॉल्वेंट फेस, द्रव जो है सॉल्वेंट फेस में है। और यहाँ पर ये तीनों चीजें जो हैं आपकी गैस, सॉलिड और लिक्विड, ये तीन चीजें आपकी हैं, ये हैं आपके सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्वेंट नहीं, सॉरी, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट नहीं होंगी, सॉल्वेंट तो ज़्यादा है, द्रवीय विलयन बनाना। सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट चीज़ें बनानी है। सॉल्यूट को हम द्रवीय विलयन यानी कोई भी ऐसा हो सकता है जैसे वाटर हो, आपका मोस्टली वाटर ही होगा, वाटर हो, बेंजीन हो, द्रव फेस में होनी चाहिए, द्रव प्रावस्था में। जब हम गैस को ऐड करेंगे द्रव में ऐड करेंगे तो द्रव विलायक होगा तो सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि गैस का द्रव में मिलाएंगे तो हमारा बनेगा गैसीय विलयन। कैसा बनेगा? गैसीय, द्रवीय विलयन, लेकिन वो गैस प्रावस्था। और इसमें ऐड क्या किया जाए? गैस। तो उस कंडीशन में भी आपका द्रवीय विलयन ही होगा, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन होगा। अगर ठोस को ऐड करते हैं सॉल्यूट की फॉर्म में, इसमें ठोस को ऐड कर देते हैं सॉल्यूट की फॉर्म में, तो यहाँ पर उस समय भी आपका द्रवीय यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा। क्लियर? उसके बाद द्रव को द्रव में मिलाते हैं, जैसे कि अल्कोहल में शराब में जल मिला देते हैं, या जल में अल्कोहल मिला दें तो द्रव में द्रव का हो जाता है। ये हो गया द्रव। इन तीनों फेसों को अगर हम इसमें मिलाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी ये किस टाइप से, जैसे कोई ठोस पदार्थ बहुत जल्दी द्रव में घुल जाता है, बहुत तेजी से घुलता है, और कोई द्रव तो द्रव में बहुत जल्दी घुल जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, सर्टेन सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इनमें द्रव में नहीं डिसॉल्व होते हैं, घुलते नहीं हैं, सोल्यूबल नहीं होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। गैस जो होती हैं जो इसके साथ आयनित हो जाती हैं, आयनाइजेशन हो जाती हैं, आयनाइजेशन की प्रोसेस करती हैं, वो गैस क्या होती हैं? लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं। और जो कंपाउंड को फॉर्म नहीं करती हैं या यौगिक नहीं बनाती हैं वो गैसें लिक्विड में यानी द्रव में अघुलनशील होती हैं, असॉल्यूबल होती हैं।
ठीक है, तो इनकी नॉन सॉल्युबल हो जाती हैं। तो हम इसको बताएंगे डेफिनेशन के आधार पर, क्या बताएंगे, एक लाइन लिखेंगे, किसी पदार्थ की वह निश्चित, किसी पदार्थ की, इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो, किसी पदार्थ की वह मात्रा, निश्चित को यहां पर हटा दें क्योंकि मात्रा निश्चित तो हो सकती है, आगे पीछे भी हो जाएगी, तो निश्चित यहां से हटा दें तो लिखेंगे मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो एक होती है इमेजिनरी टाइप से, आपको समझ जाते हैं, इमेज करेंगे जैसे कि हम सबसे पहले 100 ग्राम विलायक लेते हैं, वो भी लेते हैं वाटर। सबसे पहले आप अपने इमेज में बना ले, आप अपने माइंड में ही इमेज बना ले कि हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया है, 100 ग्राम वाटर ले लिया है और उसमें नमक की मात्रा घोलते जा रहे, तो एक ऐसी फॉर्म आएगी जहां पर वो नमक घुलना बंद करेगा और विलयन बन जाएगा आपका संतृप्त। कैसा बनेगा विलयन उस समय आपका हो जाएगा संतृप्त हो जाएगा विलयन, संतृप्त विलयन हो जाएगा, इसे कहते हैं सैचुरेटेड विलयन। ऐसे है कि किसी सॉलिड को, क्या कह रहा है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, और कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रख लें, जैसा कि अभी ऐसा मौसम है, ठंडा मौसम चल रहा है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर बना रहे। इस टेम्परेचर को आप ना तो बढ़ाएं ना घटाएं, ना तो डिक्रीज करना है ना ही इंक्रीज करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर मान लिया आपका 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो इसे ही टेम्परेचर पर 100 ml, ये क्या है 100 ml या 100 ग्राम वाटर है, H2O है। तो यहाँ पर पहली बात क्लियर हो जाती है, देखिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी विलायक यानी के सॉल्वेंट में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब जैसे हम इमेज बनाते हैं, जैसे पहले हम सॉलिड को लेते हैं, सॉलिड आपका इस समय NaCl नमक हो जाए या आप लिख लें चीनी, ठीक है। चीनी का फार्मूला C12H22O11 C12O22O11 है, ठीक है, H22O11। गैस आप ले लें कोई भी, जैसे CO2 ले लें। ज़्यादातर आप कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर ही डिसॉल्व किया जाता है। द्रव आप ले लें तो एथिल अल्कोहल C2H5OH की शराब। ये इमेजें बना लें, अपने माइंड में इमेजें बना लें। जब भी विलेयता की बात आए, सोल्युबिलिटी की बात आए, तो इमेजिनरी टाइप से आप सोचा करें। तो बात एजुकेशन जो होती ना, कोई भी स्टडी करने से पहले आप अपने माइंड में इमेज बना लें। जैसे आपको किसी के दोस्त का नाम मालूम, आपके दोस्त का नाम आशीष है, तो आपके दिमाग में आशीष के चेहरा बन जाता है। हमारे दोस्त का नाम है मानव सर है, तो हम उनका चेहरा इमेज कर लेते हैं। जैसे किसी ने मानव लिया तो मानव, सबसे पहले मानव का चेहरा बन जाता है हमारे दिमाग के अंदर, एक फोटो सी बन जाती है। तो इमेज के माध्यम से सीखें, और जब इमेजिनरी टाइप से आप सीखेंगे तो आपकी जो एजुकेशन की स्टडी है, इसको आप पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो वो बहुत ही
इजी हो जाती है, इजी फॉर्म में आ जाती है। तो कहते हैं किसी पदार्थ, अब हमने मिलाया पहले NaCl 100 ग्राम ml में और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर घोलते जाए, एक समय पर ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर नमक घुलना बंद कर देगा। वह उसकी कहता है कि अधिकतम मात्रा घुल जाए, जितनी भी मात्रा घुल जाए वह उसकी विलेयता कहलाती है और विलयन आपका संतृप्त बनकर तैयार होता है। क्या विलयन बनकर तैयार होता है? संतृप्त। अब इसको अगर इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहते हैं तो हम उसको भी उसमें डिफाइन कर देते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that dissolve in 100 gram of solvent at a given टेम्परेचर। ठीक है, गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द solubility of that substance। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, जो भी आपका गिवन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। उस पदार्थ की वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। हमने बताया, आप इमेजें बनाना स्टार्ट कर दें कि NaCl को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर वो नमक घुलना बंद हो जाता है। जिस कंडीशन पर जितनी भी मात्रा उसमें कंटेनर में घुल जाती है वह उसकी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को इसको हम हाई प्रेशर पर डिजोल्व करते हैं, जितनी रह जाती है तो आपका सोडा वाटर बनता है। तो सोडा वाटर जो फॉर्म होता है वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जितनी भी इसके अंदर डिजोल्व हो, उसके बाद लिक्विड अल्कोहल को जब हम मिलाते हैं, जैसे C2H5OH को अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। लेकिन एक कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे हाई फैटी एसिड होते हैं, जैसे ऑयल है, फैट है और लिपिड्स हैं। लिपिड्स को अगर डिजोल्व करते हैं तो वो ऊपर ही रहते हैं। जैसे हम खाना बनाते समय जो भी ऑयल यूज किए जाते हैं उसमें देखते हैं कि हमारे खाने के ऊपर ही वो ऑयल लगातार तैरते रहते हैं, बहाव में रहते हैं, वो पूरे डिजोल्व नहीं होते कभी भी कंप्लीटली, लेकिन कुछ पार्टिकल उसके अंदर भी डिजोल्व हो जाते हैं। ये आप बात समझ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। अब हमें आपको बतानी है कि सबसे पहले जो हेनरी का नियम इसमें समझाना है वो है यहाँ पर गैस की द्रव में विलेयता। उसके ऊपर दिया था हेनरी ने अपना नियम कि गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है। तो गैसों के अलावा भाई ठोस भी तो द्रव में विलय होते हैं। हमें द्रवीय सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन बनाने हैं। ठोस भी यानी सॉलिड भी द्रव में विलय होते हैं। क्लियर? ऐसे ही द्रव में सॉल्युबल होते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, नहीं घुलते हैं। और गैस द्रव में सॉल्युबल भी होती है। अगर आयनिक फॉर्म में हो जाए, कंपाउंड फॉर्म करे तो सॉल्युबल है। जैसे अमोनिया को हम गैस वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर से ये रिएक्ट कर जाती है तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर यही O2 गैस है तो ये किसी भी वाटर में अगर डालेंगे तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि ये एक पोलराइज कंपाउंड है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। ये नहीं कि ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय है। सॉलिड अगर है NaCl आपका, तो NaCl आपका बहुत जल्दी से घुल जाएगा। C12H22O11 ये है, या ग्लूकोज है C6H12O6, ये भी डिजोल्व हो जाएंगे। एक समय के बाद ये घुलना बंद कर देंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर आप स्टेबल रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, और घोलना शुरू करेंगे। लिक्विड में आपके आ जाते हैं फैटी एसिड आ जाते हैं। क्या होंगे? फैटी एसिड। उसके अलावा लिक्विड में आपका अल्कोहल्स आ जाते हैं।
अल्कोहल्स बोल सकते हो। इसके अलावा बहुत से भी ऐसे होते हैं जैसे बेंजीन होती है, डिजोल्व होती है या नहीं होती है, इन सब रीजन को बताना है तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ठोसों की द्रव में विलेयता। तो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट की पहले हेडिंग बना लेते हैं। ये तो सॉल्युबिलिटी आप समझ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठोसों की द्रव में विलेयता, या आप पहले गैसों की द्रव में विलेयता बना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले गैसों की द्रव में विलेयता, ठोस की बाद में बताते हैं, हेनरी का नियम बीच में ही आ जाएगा, इंटरेस्टिंग बना रहने दें वीडियो को। तो इसके अंदर पहली हेडिंग बनाते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। तो ऊपर वाला जो भी स्टेटमेंट लिखा है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की हम विलेयता कहते हैं। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं, गैसों की बताते हैं। तो गैसों की बताएंगे, इसी हिसाब से पूरी लिखना है कि गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैसों की द्रव में विलेयता बताएंगे कि निश्चित ताप पर, ये तो सॉल्युबिलिटी हो गई, गैस की बात बताएंगे और द्रव में विलेयता बतानी है, तो क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव विलायक इसको ऐसे ना लिखेंगे कि लिखेंगे निश्चित ताप पर किसी गैस की वह मात्रा जो 100 ग्राम द्रव विलायक में घुल जाती है, क्या लिखा है, निश्चित ताप पर किसी गैस की वह मात्रा जो 100 ग्राम द्रव विलायक में घुल जाती है, उस गैस की विलेयता कहलाती है। अब दुनिया में बहुत सी गैसें हैं, जैसे आप इमेज बनाना स्टार्ट कर दें कि एक कंटेनर है जिसके अंदर 100 ml क्या हुआ, भरा हुआ है आपका द्रव विलायक, यानी कि द्रव सॉल्वेंट भरा हुआ है। द्रव सॉल्वेंट भरा हुआ है, वो भी कितना है, पूरा 100 ग्राम, कितना है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम और ml, अगर वाटर है तो डेंसिटी इक्वल होती है, ग्राम और ml इक्वल होते हैं। वाटर की डेंसिटी ग्राम के बिल्कुल इक्वल होती है, अगर 1 का मल्टीपल करेंगे तो वो 100 ml ही आएगा। अगर इसमें हम अब गैस कौन सा, ये क्या हो गया आपका विलायक, इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब हमें इसमें डालना है विले। टॉपिक है आपका गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन
सॉल्वेंट, तो विलय को हमें यहाँ पर डिसॉल्व करना है। और गैसें होती हैं आपके पास बहुत टाइप की गैसें विलय हो सकती है आपकी N2, O2, Cl2, ये सभी गैसें हैं। इसके बाद में आप HCl गैस ले सकते हैं, अमोनिया NH3 और CO2, ये गैसें ETC। इन गैसों की ये कहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चल रहा हो, आप इस कमरे में हैं और हम इस कमरे में खड़े हुए हैं, इसका एक टेम्परेचर है। अगर इस टेम्परेचर के अंडर ही हम किसी गैस को वाटर में डिसॉल्व कर दें और जितनी क्वांटिटी उसकी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, विलय हो जाती है, या बोलेंगे सोल्यूबल हो जाती है, क्लियर, तो ये कहलाती है इसकी विलेयता। तो विलेयता कहलाती है, तो जितनी भी यहाँ पर इसकी मात्रा घुल जाए तो वो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, निश्चित या कांस्टेंट। मान लिया टेम्परेचर इस समय इस रूम का 25 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर 100 ml विलायक और उसको ले लिया हमने वाटर H2O रखा है, इसमें N2 कितने परसेंट, कितने अपने आप से घुल जाती है, कैसे घुल रही है, कितना वायुमंडलीय प्रेशर लग रहा है, तो और किसी वायुमंडलीय दाब पर ही तो घुलेगी, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब पर जो भी यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, वह उसका क्या कहलाता है, विलेयता कहलाती है, गैसों की विलेयता कहलाती है। अब इसके अंदर गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे होंगे, ये डिसॉल्व हैं, कोई भी एक गैस इसमें ऐसे डिसॉल्व हो गई। अब ये बन गया एक, क्या बन गया, विलय क्या है आपका, गैस है, प्लस विलायक क्या है आपका H2O है, दोनों को मिलाकर आपका बन गया विलयन, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन हो गया है। अब इस पर एक आ जाता है कि गैसों की द्रव में विलेयता जो है वो घटती और बढ़ती भी है। भाई घटती भी है क्योंकि अंडर कंडीशन लगनी है, एक तो ऊपर से वायुमंडलीय प्रेशर जो हमारे सर पर भी लग रहा है और आप पर भी लग रहा है। ऐसे ही दुनिया के जितने भी सबस्टांस हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी सबस्टांस हैं, उन पर प्रेशर लगता है। वो जो भी वर्क करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जो भी उनमें घटनाएं होती हैं, तो उन पर भी यही प्रोसेस लागू होती है कि उन पर भी प्रेशर लग रहा है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो गैसों की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, विलेयता पर। अगर प्रेशर लो है यानी कि ज़्यादा है, वो कम है, तो गैसों की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा लिक्विड में सॉल्यूशन बनाने के लिए। और हमने बहुत से कोल्ड ड्रिंक पिए हैं कलर के, तो उसमें एक ही सब्सटेंस यानी कि गैस होती है, वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सोडा वाटर के रूप में लेते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे लिक्विड बनाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी गैस, बहुत से तमाम से प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं जिनमें बहुत सी गैसें डिसॉल्व की जाती हैं। अब बात आ जाती है कि गैसों की द्रव में विलेयता पर प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द सॉल्युबल गैस इन लिक्विड। तो क्या लिखेंगे, गैसों की द्रव में, इससे पहले कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक बताएं, तो इससे पहले गैसों का अवशोषण गुणांक भी जानना है। तो इसको हेडिंग बना लेते हैं, उससे पहले अवशोषण गुणांक बना लेंगे, या अवशोषण गुणांक पहले लिखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग तो बाद में भी लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, अवशोषण गुणांक, गैस का अवशोषण गुणांक। गैस का अवशोषण गुणांक भी होता है। बहुत सी गैसें होती हैं जो एक निश्चित ताप पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर और वायुमंडलीय दाब में यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ गैसें खुद व खुद डिसॉल्व होती हैं, वे उनको क्या कहलाती हैं, अवशोषण गुणांक कहलाती हैं। तो लिखेंगे निश्चित ताप, बताते हैं इसकी डेफिनेशन, यानी कि निश्चित ताप, उल्टा लिख डाला है, शब्द को ही लिख डाला है उल्टा भाई, इसको रब कर देते हैं और सही से लिखते हैं, निश्चित ताप
बा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित, कितनी चीजें कांस्टेंट कर दी गई हैं कि निश्चित ताप हो यानी कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और उसका एटमॉस्फेयर और किसी विलायक यानी सॉल्वेंट भी कांस्टेंट होना चाहिए। आप ऐसे नहीं ले सकते हैं सॉल्वेंट को कि 125 ग्राम, 10 ग्राम, 9 ग्राम, 8 ग्राम, इस फॉर्म में नहीं, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 100 ml, 1000 ml, 2000 ml, 500 ml, तो निश्चित विलायक की मात्रा होनी चाहिए। आप कांस्टेंट वैल्यू लेंगे या स्टेबल वॉल्यूम बोल सकते हैं इसको। निश्चित क्या कह रहा है, निश्चित ताप व निश्चित वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा, और कोष्टक में लिख दो आप एसटीपी पर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पर उस गैस का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, क्या बोलेंगे, अवशोषण को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। गुणांक जिसको कहते हैं कोफिशिएंट, गुणांक कहलाती है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्या होना चाहिए, अवशोषण गुणांक होता है कि जनरली हम देखते रहते हैं कि वाटर में भी ऑक्सीजन तो डिसॉल्व होती है। एक वाटर लेने, थोड़ा सा आप किसी गिलास में पानी ले लें, कोई कंटेनर में भरा हो, तो उसमें ऑक्सीजन पहले से डिसॉल्व होती है। और भी चीज़ें होती हैं बहुत छोटी छोटी सी, तो उसमें भी ऑक्सीजन है, तमाम तरह की गैसें हैं जो हमारी वायु एटमॉस्फेयर में है वो डिसॉल्व रहती हैं। जैसे हमारे समुद्र में मछलियाँ रहती हैं, वो ऑक्सीजन को कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, तो उसमें ऑक्सीजन पहले से ही डिसॉल्व होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ गैस लिक्विड में यानी कि उस वाटर में डिसॉल्व रहेगी, वरना ये गैस अगर छोड़कर साथ चली जाएगी तो मछली में जीवन कैसे होगा। एक्वेटस जो लाइफ होती है तो उसमें जीवन कैसे होगा भाई। एक्वेटस लाइफ के लिए भाई एक्वस है सॉल्यूशन, जो एक्वस होते हैं जलीय जीव होते हैं उनके लिए जीवन तो बहुत हानिपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर जितना भी समुद्र का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो उसका मीन्स होता है कि उतने ही ऑक्सीजन जो उसमें डिसॉल्व है यानी कि आयनित या कंपाउंड फॉर्म में नहीं है। कंपाउंड फॉर्म में होती तो वो कभी भी मछली भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। और वो सिर्फ डिसॉल्व है, घुली हुई है, जिसको वो लेते हैं उसको। और वाटर को तोड़ने पर भी मछलियां बहुत से ऐसे होते हैं एक्वेटस लाइफ, जिनके जलीय जीव ऐसे होते हैं जो वाटर से तोड़कर भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बताते हैं कि जब टेम्परेचर जितना कम होगा, यानी कि जैसे ग्लेशियर में चले जाएं, जो समुद्र का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहाँ हमारी हड्डियाँ सुखड़ जाएंगी, बिल्कुल जल जाएंगे, वहाँ पर जम जाएंगे। ये समझो कि बात निकली मुँह से और जम गई, आपके मुंह से बात निकली जम गई। इतने टेम्परेचर पर मछलियाँ बड़ी आराम से रहती हैं। क्यों रहती हैं? इसका रीजन है कि जब टेम्परेचर लो होता है तो मछलियों को ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा मात्रा में डिसॉल्व होती है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है वाटर की, बड़े आराम से जीवन को यापन करती रहती है। उसके बाद फूड उन्हें लेना आता है तो बहुत से एक दूसरे पर फूड चेन के अकॉर्डिंग वो अपने भोजन को एक्सेप्ट करते हैं। अब बात है करा कि निश्चित ताप व वायुमंडलीय दाब पर, निश्चित ताप रहता है जब भाई हम जी रहे हैं तो वो निश्चित ही, थोड़ा बहुत अलग पुदल होता रहता है जिससे हमारी
ऋतुएं आती हैं। विलायक की निश्चित आयतन में, विलायक की एक निश्चित कैपेसिटी हो, यानी कि 1 लीटर ले लिया, उसमें 1 लीटर लिक्विड, अगर 1 लीटर हमने ये कंटेनर ले लिया, मान लिया अब ये 1 लीटर है, उसमें आयतन में घुली गैस की मात्रा STP पर। अब उसमें ऑक्सीजन, भाई हम पानी पीते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन होती है। अब ऐसा तो है नहीं ऑक्सीजन को निकालो, चलो भाई अलग हटो, अलग हटो, हम तुमको हटा देंगे तब हम वाटर को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, कि जल ही जीवन है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जाए चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की वैसे भी हमें नीड रहती है। इतना एटमॉस्फेयर गंदा हो चुका है कि बहुत से जो मोटर वाहन चल रहे हैं, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियों में से जो लावा निकाल रहे हैं, दिन रात उससे एटमॉस्फेरिक एयर दिन रात क्या होती चली जा रही है, गंदी होती चली जा रही है। और जीवन में बहुत से देखते नहीं, बस जगह जगह पर कहीं ना कहीं बीमारियां लग जाती हैं। तो उसको कम करने का बस एक ही उपाय है कि आप प्लांट्स को रोपित करिए, पेड़ों को लगाइए, अपने घरों, अपने बागीचों में पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अगर पेड़ों को लगाएंगे तो वो इन हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब कर लेंगी, अपने अंदर सोख लेंगी, और जब वो अपने अंदर सोख लेंगी तो एटमॉस्फेयर फ्रेश हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, लगाने का नाम नहीं लेते, रोपित तो करते ही नहीं है। वृक्षारोपण के दिवस पर बस नाम के लिए पेड़ लगा दिया और भूल गए वो जिंदा भी है या मर गया, ऐसा नहीं होगा। तो आयतन में घुली गैस की मात्रा उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाती है। अब ये गैसें कोई भी घुली हो सकती हैं, अगर वाटर है तो भाई वाटर में ये जरूरी नहीं ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिजोल्व है तो सोडा वाटर हो जाता है, तो ये कहलाती है। बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गई होगी बात कि गैस का अवशोषण गुणांक क्या होता है। ऐसा नहीं कि हम जब गैस को पहले डिजोल्व करें तब मछलियों को जीवन के लिए उसके रखें। पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आपकी प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही देगा। तो वाटर को ही, क्योंकि पीने के लिए अपने इस पूरे विश्व में सिर्फ 2% से कम ही पानी है, उसको भी हम तमाम तरीकों से बर्बाद कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि नहाने के लिए, धोने के लिए पानी कितना लगता है, और उस फिर भी हम पानी को लगातार बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी विशेष ध्यान रखें, अपनी ज़रूरत भर ही पानी को यूज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पेड़ों को लगाएं, और ये भी देखते रहें कि हम कितना प्रदूषण भी फैला रहे हैं, उसको भी रोकने का, कम करने का प्रयास करें। 100% कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो चलिए अब बताएंगे गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो गैसों की विलेयता को प्रभावित कौन कौन करता है, किस वजह से गैसें घुल जाती हैं ज़्यादा और कम घुल जाती हैं। तो इस कंटेनर को भी रफ कर देते हैं और आपको हर एक पॉइंट, सबसे पहले हेडिंग इसके अंदर पड़ेगी गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन सॉल्वेंट में। तो गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट लिखना है फैक्टर अफेक्टिंग में। सबसे पहले वो गैस किस टाइप की है, तो गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति। तो यहां पर लिख दें, इतनी लंबी लाइन तो आप बना लेंगे, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। सबसे पहले आपको बताना है गैस की प्रकृति। एक कंटेनर है और उसमें आपका 100 ml वाटर भरा हुआ है, क्योंकि हमें लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म करने हैं और इनकी डिज़ोल्व बताना है। अगर हेनरी ने ये नियम ना लगाए होते, इतना माइंड ना लगाया होता,
तो आज हम समुद्र की इतनी गहराई तक गोता नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हेनरी ने ही इस नियम को खोज निकाला और बताया। एक हेनरी महाशय बहुत बढ़िया काम कर गए हैं। ये लिक्विड वाला कह रहा गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस। देखो जो गैसें लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म बना लेती हैं, यानी कि या तो आयनित हो जाती हैं या कंपाउंड बना लेती हैं, वो गैसें अधिक डिसॉल्व होती हैं, ज़्यादा डिसॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखते हैं NH3HCl, ठीक है, उसके बाद में SO2 और इसके बाद में लिखते हैं O2 N2 और Cl2। ये गैसें हो जाती हैं O2 N2 Cl2, ये लिख लेते हैं गैसें। ये गैसें जो ऊपर वाली गैसें हैं ये जल में अधिक घुलनशील होती हैं। क्यों? अब रीजन है या ना, इस बात को समझेंगे कि NH3HCl है, SO2 है, ये वाटर हमारा विलायक है, विलायक, और इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ये बहुत ज़्यादा घुलनशील होती हैं, किसमें? वाटर में। क्यों घुलनशील होती हैं? इसका रीजन ये है कि ये वाटर से रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करती हैं और ये वाटर में डिसॉल्व होकर आयनित हो जाती हैं। और जो गैसें वाटर से रिएक्ट करेंगी यानी कि विलायक से रिएक्ट करेंगी और जल्दी आयनिक फॉर्म में हो जाएंगी, वो तो एक दूसरे को दूर दूर छोड़कर चली जाएंगी। हम इधर जा रहे भाई, तुम इधर, हमारा रास्ता इधर, तुम्हारा रास्ता इधर, पूरे लिक्विड यानी कि द्रव विलायक सॉल्वेंट में घूमती फिरेंगी। बात समझ में आया? अब वो अलग बगल हो जाएंगी तो पूरे लिक्विड में घूमती हैं, तो यानी कि उनकी सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। ये जो गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, ये वाटर से रिएक्ट करके कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती। रीजन क्या है कि इनसे कोई रिएक्ट करके कंपाउंड है, सीधी सीधी आणविक फॉर्म में अंदर ही इसके रहती हैं, जैसे अंदर ही घूमते रहेंगे। जैसे आप आप अगर नदी में कूद जाए तो आप क्या उसमें घुल जाएंगे? अगर आपकी जगह पर कोई मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा उठाकर नदी में डाल दें तो वो धीरे 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 उसके पार्टिकल से छूट छूट के पूरे ही नदी के पानी में इधर से उधर हो जाएंगे, क्योंकि वो उसमें सॉल्यूबल है। और आप कूदेंगे तो तैर के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आप इनसॉल्यूबल थे। आप उसमें जब तक रह सकते हैं जब तक आपकी पावर है। आप ऑक्सीजन को जितनी देर एक्सेप्ट अपने अंदर करके चले गए और उसके अंदर बैठे रहे, तब तक उस समय आप क्या है? सोल्यूबल है, उसके अंदर सोल्यूबल है। जैसे आप किसी के अंदर सोल्यूबल हैं तो आप उसके बाद अपने निकल आए बाहर। ऐसे ही इन गैसों का ये सोल्यूबल नहीं, ये आणविक फॉर्म में इसके अंदर रहती हैं। और ये गैसें क्या होती है? जैसे कोई भी ध्रुवीय विलायक है, कैसी प्रकृति का? ध्रुवीय प्रकृति का। और ध्रुवीय गैसें हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए NH3 वाटर से रिएक्ट करती हैं तो एक आयनिक कंपाउंड बना लेती हैं जिसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर से इनकी दोस्ती हो गई। क्या हो गई? मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई, वाटर ने अमोनिया से रिएक्ट करा, मित्रता घनिष्ठ हो गई और ये इसी में बहुत जल्दी से डिसॉल्व हो जाएंगी। भाई दोस्ती है, जल्दी से जब दोनों चोर मौसते भैया हैं भाई, दोनों ने मिला लिया, एक दूसरे में मिल गए और मिलने के बाद में एक नया कंपाउंड फॉर्म किया। तो कहने का मतलब है जो गैसें विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक यानी कंपाउंड बना लेती हैं वो ज्यादा गैसें सॉल्यूबल होती हैं, विलेय होती हैं। किसमें? गैसीय वाटर में, द्रव वाटर में, या कह रहे हैं द्रव विलायक में अधिक विलेय होती हैं। ऐसे ही HCl को जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो H2O वाटर ने क्या किया? इनके बीच में झगड़ा करा दिया, HCl अलग और H आयन अलग और क्लोराइड आयन। अब ये यहाँ अलग अलग घूम रहे हैं। जैसे ही जाते हैं वाटर इनको तोड़ फोड़ देता है आयंस में की फॉर्म में और हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है। सही से क्लियर हो रही है बातें? बताते रहिए, कमेंट में जरूर बताया करें कि HCl को वाटर में गैस को डाला गया, तुरंत उसको आयनिक फॉर्म में तोड़ दिया। अब ये जब अलग होंगे, इकट्ठा होंगे तभी तो अलग हटेंगे, अब वो उसी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जो भी गैसें वाटर में आयनित हो जाती हैं वो ज़्यादा विलेय होती हैं, यानी घुलनशील होती हैं, उनकी विलेयता ज़्यादा होती है। उसके बाद ये SO2,
SO2 को लेते हैं H2O प्लस SO2, और जब ये रिएक्ट करता है तो ये तो पक्का एसिडिक कंपाउंड बनाता है। वाटर जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हाइपो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल बनता है। तो ये बन गया हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल बनता है H2SO3, या बोलेंगे सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये बन गया सल्फ्यूरस एसिड। अब सल्फ्यूरस एसिड बन गया यानी कंपाउंड बन गया, वाटर ने सल्फर से रिएक्ट कर लिया और कंपाउंड बना लिया। कंपाउंड बनेगा तो भाई डिसॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है इन गैसों को, ये गैसें इनसॉल्युबल होती हैं, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता वाटर में कम होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करती हैं, इनकी वाटर से कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है। इन्हें बस किसी ना किसी कंडीशन से इसमें डिसॉल्व कर दिया जाए, अपने अवशोषण गुणांक पर इसके अंदर जितनी मात्रा में ये रह सकती हैं। अब नाइट्रोजन है, 4-6 अणु इसके अंदर मिल गए, ये लो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। कैसी है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जब इनको थोड़ा बहुत धक्का मारोगे ये निकल कर बाहर हो जाएंगी, तो इनकी विलेयता कम होती है। जो गैसें विलायक के साथ, यानी विलायक आपका वाटर और दुनिया की कोई भी चीज आपकी सॉल्वेंट में हो, बस लिक्विड फॉर्म में हो और उसका गैस के साथ सॉल्यूशन बनाने जा रहे हो, और अगर गैसें वो आणविक फॉर्म में ही डिसॉल्व होती हैं, आयनित नहीं होती हैं, यानी आयंस नहीं बनाती हैं, या कंपाउंड फॉर्म नहीं करती हैं, वो गैसें कभी भी उसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती हैं। उनकी डिसॉल्व यानी कि विलेयता, सॉल्युबिलिटी कम ही होती है। ये हो गई गैसों की प्रकृति। अब आ जाता है गैसों पर दाब का प्रभाव, या नेक्स्ट कोई भी लिख ले। क्या होता है? दूसरा आपका आ जाता है ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब भाई आपने जर्नली देखा होगा, कोई भी एक कंटेनर आप लेते हैं और उसमें गैस डिसॉल्व होती है। गैस डिसॉल्व होती है तो जैसे ही गैस जिसमें डिसॉल्व होती है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी में डिसॉल्व हैं। और ये आपका गैस द्रवीय सॉल्यूशन बना है गैस के साथ। ये है आपका क्या? विलयन सॉल्यूशन है, और ये आपके हैं गैस के कण। अब एक बात समझ लीजिए, जब गैस किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो वह एक प्रक्रम, जो फिनोमिना इसकी प्रोसेस होती है, वो ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। इसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी। अब जब कोई प्रक्रम ऐसा है जिसमें ऊष्मा, यानी कि जैसे आप विलायक लें, विलयन तो आपका बाद में बनाते हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। आपने विलायक लिया जल H2O, ठीक है, और इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को इसके अंदर डिसॉल्व किया, तो इस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रक्रम प्रोसेस आपकी ऊष्माक्षेपी हो जाएगी, यानी कि ऊष्मा बढ़ रही है। ऊष्मा जब बढ़ती है तो उसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम यानी एक्सोथर्मिक कहते हैं। और जब एक्सोथर्मिक होता है और आप ऊपर से एक और बवाल लगा कर आए हैं कि टेम्परेचर हम इसको और गर्म करेंगे, इस कंटेनर को हम और गर्म करेंगे,
ये लीजिए, आप इसको किसी भी गैस पर उठाकर चढ़ा दीजिए और गर्म करने लगिए। अब आपने ठान लिया हम इसको और गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो ऊष्मा छेपी पहले से, ये ऊष्मा को निकाल रहा, तो ऊष्मा को निकालेगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स छोड़कर चले जाएंगे और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुलना कम हो जाएगी। कोई भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई भी गैस हो, कि जब गैस में यानी कि किसी भी लिक्विड विलायक में और हम बिले गैस को घोलते हैं तो उस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। वह ऊष्मा छेपी प्रक्रम है और हम गर्म कर देंगे तो इसकी विलेयता घट जाएगी। तो कहने का मीन्स है हमारा, इसको क्लियर करते हैं कि टेम्परेचर को अगर हम किसी गैस में बढ़ा देते हैं, गैस डिजोल्व होती है तो वो गैस छोड़कर चली जाती है, भागने लगती है, अपना स्थान छोड़ देती है। यानी कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये हो गया ताप का प्रभाव। अब आ जाता है इसके बाद किसी विद्युत अपघट का प्रभाव। विद्युत अपघट जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिस, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताना है कि अगर इसके अलावा, मतलब है शुद्ध विलायक के अलावा, भी शुद्ध विलायक आपका है वाटर, इसमें अगर थोड़ा बहुत विद्युत अपघट, ये डॉटेड जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा कोई इलेक्ट्रोलाइटिस पड़ा है, जो जैसे हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन H2SO4 ही थोड़ा सा मिला दिया, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बना देगा। इलेक्ट्रोलिटिस पड़ा हुआ है इसमें, थोड़ा सा, थोड़ी बहुत क्वांटिटी 10, 20, 5 ग्राम इसमें डाल दी। अब उसके बाद इसमें गैसें हम डिजोल्व कर रहे हैं। ये अब शुद्ध विलायक है, इसमें गैसें डिजोल्व कर रहे हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे O2 हो, चाहे वो क्या हो, N2 हो। इन गैसों को हम डिजोल्व करेंगे तो हो सकता है ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ज़्यादातर प्रेसिपिटेट बना देते हैं, और प्रेसिपिटेट बनाने के बाद नीचे तली में बैठ जाते हैं, यानी अवक्षेप। अब जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मिला होगा तो विद्युत अपघट के प्रभाव के कारण ये गैसें क्या करेंगी, वो इसकी घुलनशीलता को नकार भी देंगी कि नहीं चलेगा भाई, आप नहीं घुल सकते, हम पहले से मौजूद हैं। तो क्या कहने का मीन्स होगा कि विद्युत अपघट के प्रभाव के कारण गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। हमेशा अगर कोई विद्युत अपघट पड़ा तो गैसें ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व नहीं होंगी। क्लियर हुई है बात? तो अब अगला आ जाता है नंबर 4, दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। अब इसको हम रब कर देते हैं, ये तो टेम्परेचर को, दाब का प्रभाव। 2 कंटेनर बनाएंगे और दाब के प्रभाव को बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे, बिल्कुल भी दोबारा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 2 कंटेनर हैं आपके, इसमें यहां तक लिक्विड है, यहां तक लिक्विड है, और दूसरा ये है। तो यहां पर इतनी लिक्विड है और इसमें यहां पर इतने पे लगी हुई है पिस्टन, एक पिस्टन लगा दी हमने आपके लिए। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये पिस्टन है आपकी, ये पिस्टन है, ठीक है। अब ये पिस्टन है, यहाँ पर 1-2 मॉलिक्यूल्स पहले भी ये घुले हुए हैं, बाकी गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं, आगे पीछे दाएं बाएं गैस है।
गैस के बारे में जानते हैं कि गैसें कंप्रेसिबल होती हैं, संपीड्य होती हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल होती हैं और हम जैसे किसी गाड़ी यानी कि अपनी साइकिल के टायर में हवा को भरते हैं तो क्या होती है, गैसें कंप्रेस हो जाती हैं, इसीलिए वो टायर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही जैसे ही हम यहाँ पर पिस्टन को लाते हैं, पिस्टन को नीचे लाएंगे, गैस कंप्रेसर से बढ़ जाएगी और सॉल्युबिलिटी क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए पहले 2 3 4 थे, अब सभी गैस किस में डिसॉल्व हो गई, लिक्विड में डिसॉल्व हो गई, सभी सॉल्युबल हो गई, घुल गई। तो ये पिस्टन जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर लाए, पिस्टन पर हमने थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया, बढ़ाया, जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती हैं, गैसों में कंप्रेसिबल होता है, उनको पास लाया जा सकता है। उनके मॉलिक्यूल्स, गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री मूवमेंट में, फ्री मोशन में इधर से उधर मूव क्या करते हैं। जैसे आपने किसी भी भट्टे या किसी भी इंडस्ट्री की चिमनी से निकलते हुए धुएं के देखा होगा, हर दिशा में वो मोशन करता है, जिस तरफ वायु चलती है उस तरफ वो चला जाता है। तो ऐसे ही हम प्रेशर अगर इस पर लगाते हैं तो जितने भी मॉलिक्यूल्स गैस के होते हैं वो सॉल्वेंट में चले जाते हैं, सोल्यूबल, और गैसें सोल्यूबल ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे ही हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से जितने भी हमारे कोल्ड ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती हैं, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती हैं, इनमें यहाँ तक लिक्विड होता है और इनको एक मशीन, प्रेशर मशीन से क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही हाई प्रेशर पर इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा घुलनशीलता हो जाती है, विलेयता पड़ जाती है। तो कहते हैं उच्च दाब पर इन बोतलों को, और बंद करने के बाद इसको सील्ड पैक कर देते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ना बाहर से आ सके अब, और ना ही अंदर से बाहर जा सके, और कुछ यहाँ पर वो रह जाती है स्पेस में, क्योंकि बोतल का कुछ सिरा खाली भी रह जाता है। और जैसे ही हम इस ढक्कन को ओपन करते हैं तो आवाज़ आती है, कप्पा करके बोलती है, कप से आवाज़ आती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकदम जो फ्री शेप में होती है वो निकल जाती है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगी, सोडा वाटर उतना ही बेहतर होता है। ठीक है, ये सोडा वाटर का यूज ज़्यादातर अल्कोहल में किया जाता है, और जितने भी हम कोल्ड ड्रिंक, चाहे वो पेप्सी, कोको कोला या स्प्राइट वगैरह कुछ भी हों, अगर उनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलाएंगे तो वो आपका क्या है, सोडा वाटर अच्छा से नहीं बनेगा, कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं होगी। ये इफेक्ट है दाब का। अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं किसी पर, तो गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद में आ जाता है, अब इस गैसों की द्रव में विलेयता पर प्रभाव को समझाया था हेनरी ने। किसने समझाया था? हेनरी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहले गैसों की द्रव में विलेयता को सबसे पहले किसने समझाया था? हेनरी ने। तो हेनरी के ऊपर आ जाते हैं, हेनरी ने क्या बात कही थी। तो हेनरी का नियम, हेडिंग बनाएंगे हेनरी का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। हेनरी का नियम लिखेंगे। सबसे पहले वर्क किया था हेनरी ने ही। रब करते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको हर टाइम मिलते रहेंगे, पूरी आपकी पढ़ाई करा देंगे। तो हेनरी का नियम, लॉ ऑफ हेनरी। तो हेनरी ने क्या बताया कि कितने परसेंट और कितने टेम्परेचर से गैस को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, किसके अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर, कितने मास में। तो लिखते हैं हम हेनरी के बारे में, स्थिर ताप। सबसे पहले टेम्परेचर तो स्थिर होना चाहिए, इसको घटा बढ़ा नहीं सकते आप। स्थिर ताप पर किसी, कॉमा लगा दो, किसी गैस
की द्रव में विलेयता स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता या गैस की मात्रा की द्रव में विलेयता, मात्रा जो भी हो एम ग्राम हो तो जैसे एम प्रोपोर्शनल पी। कहता है कि स्थिर आपका ताप हो, जब ताप कैसा हो, स्टेबल स्थिर ताप, स्थिर ताप, तो क्या लिखेंगे दाब, क्या लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या लिखेंगे एट स्टेबल टेम्परेचर द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, गैस के प्रेशर की होती है। तब यहां पर यम हटाते हैं और क्या लाते हैं, के कांस्टेंट लाते हैं, जहां यम है गैस का द्रव्यमान, यम इक्वल गैस का द्रव्यमान, मास ऑफ गैस, पी इक्वल क्या है, गैस का दाब, गैस का दाब। इतनी बात तो आप समझ गए कि किसी गैस की जो मात्रा होती है वो गैस के प्रेशर पर ही डिपेंड, कितना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा उतनी गैस उस द्रव में डिसॉल्व हो जाएगी। एक कंटेनर के हिसाब से हमने बताया कि ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है, और ये लिक्विड में जितना प्रेशर आप इंक्रीज करेगी, गैस जितना प्रेशर इस पर लगाएगी उतनी ही उसकी क्वांटिटी यानी कि इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, मात्रा डिसॉल्व हो जाएगी, उतनी ही क्वांटिटी इसमें उसकी डिसॉल्व हो जाएगी जितना गैस प्रेशर लगाएगी। और के क्या है, नियतांक, समानुपातिक नियतांक, नियतांक। अब ये बात हेनरी को कुछ समझ में नहीं आई, हेनरी को सही नहीं लगा कि इसको इस तरीके से हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट गैसों का डिफरेंट प्रेशर होता है। कोई गैस ऐसा हो सकता है कि किसी भी दो गैसों का प्रेशर सेम मिल गया और उनकी क्वांटिटी देखी गई तो वो सेम नहीं निकली, तो उन्होंने कहा इस नियम में थोड़ा बदलाव करते हैं। तो उन्होंने डाल्टन के नियम को लिया। उन्होंने बताया कि डाल्टन के नियम को अगर हम बताएं तो किसी गैस का जो दाब होता है, डाल्टन के नियम से इन्होंने इस नियम को बनाया कि किसी गैस का जो प्रेशर होता है वो उस गैस के घुलने पर उसके मोल फ्रैक्शन, देखिए इसमें जो गैस घुली है वो आंशिक है, यानी कि पार्शियली है, पूर्ण तो है नहीं। ये अगर कह दें ये कंप्लीट है, पूर्ण है, नहीं, ये गलत बात, ये आंशिक फॉर्म में है। आंशिक का मतलब होता है पार्शियली, पार्शियली इसमें डिसॉल्व होती है। जितना प्रेशर आप बढ़ाएंगे उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, यानी मोल भिन्न बढ़ती जाएगी, और मोल भिन्न के डायरेक्टली समानुपाती होती है। तो इन्होंने एक और दिया है नियम, इस नियम को उन्होंने कहा अब इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, उन्होंने इसमें एक लाइन जोड़ दी है, यहां पर लिखते हैं दूसरा तरीका, स्थिर ताप पर, ताप हमेशा आप स्थिर ही रखेंगे, पर किसी गैस का आंशिक दाब, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस की द्रव में विलेयता के मोल भिन्न
देखिए वो गैस का आंशिक दाब है तो द्रव में विलेयता पर ही तो डिपेंड करेगा, और वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अब लगाएंगे किसी गैस का कोई पार्शियली प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यक्स गैस के, किसके, गैस के, यानी कि प्रेशर जितना हाई किसी कंटेनर पर होता जाएगा, ये प्रेशर है, ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, जितना प्रेशर इस पर जाता जाएगा उतने ही मोल भिन्न का मान बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर जितना ज़्यादा इस पर इंक्रीज होता जाएगा ऊपर से गैस का, उतनी ज़्यादा इसमें मोल भिन्न बढ़ती चली जाएगी, मोल भिन्न का जो वैल्यू है वो बदलती चली जाएगी। अब यहाँ पर हटाते हैं प्रोपोर्शनल, लाते हैं के एच हेनरी कांस्टेंट और इनटू में लिखते हैं यक्स गैस, ठीक है, यक्स गैस लिखते हैं। और इसको अगर हम स्लोप में देखेंगे तो स्लोप में इसके बीच में एक नियम आता है, जैसे हम निकाल दें के एच बराबर हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट बराबर होता है पी अपॉन एक्स गैस, पी अपॉन एक्स गैस। अब ये क्लियर हो गया। ये कह रहे हैं स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, ये जो आंशिक दाब लग रहा है उस गैस की द्रव में विलेयता के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। दाब जितना आप गैस बढ़ा देगी या हम बढ़ा दें अपने पास से, उतनी ही इसकी द्रव में विलेयता भी बढ़ जाएगी, और द्रव में विलेयता बढ़ेगी तो द्रव एक जैसे हो जाएंगे, द्रव में विलेयता बढ़ेगी तो बढ़ जाएगा और इसमें मोल भिन्न भी बढ़ जाएगी। अब इसको हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं, जैसे ये कोई दाब का एंगल है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर है मोल भिन्न एक्स गैस। तो इसकी जो प्रबलता आती है यानी कि स्लोप आता है वो सीधा सीधा आता है, ये होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो प्रबलता का क्या मतलब होता है कि जो पी गैस होती है वो यहाँ पर प्रबलता के यानी कि प्रबलता स्लोप, प्रबलता यानी कि दाब बटे यक्स के गैस के समानुपाती होती है, और यही प्रबलता आपकी कांस्टेंट हो जाती है, सीधी सीधी हो जाती है, तो इसे हम के एच लिखते हैं, के एच बराबर पी अपॉन एक्स गैस। ये होती है इसकी स्लोप यानी कि प्रबलता, जिसे हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। तो ये हो गया है गैस का। अब गैस हेनरी के नियम की सीमाएं हैं कि हेनरी के नियम से इसी अकॉर्डिंग से देखिए गैस। अब हम आपको बता देते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे जितना प्रेशर हाई हो जाएगा लिक्विड के ऊपर गैस का, उतनी ही मोल भिन्न गैस की बढ़ जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन डिजोल्व होती है तो ज़्यादा प्रेशर में ही होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन की जो मात्रा डिज़ोल्व है किसी भी वाटर में वो कमी आ जाएगी। तो हम किसी गैस को जब डिज़ोल्व करते हैं तो प्रेशर जितना होता है उसका मोल भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये हो गया। अब हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। हेनरी का नियम ये कहता है कि दाब बहुत कम ना हो, दाब इतना भी कम ना हो कि गैस की मात्रा ही ना डिज़ोल्व हो। जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो दाब भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब इतना बना रहे जिसमें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व रहे, या समुद्र में ऑक्सीजन का सोल्यूबल रहनी चाहिए, क्योंकि दाब बना रहेगा तो इसीलिए हमारे ऊपर वायुमंडलीय प्रेशर लगता रहता है। और जब वायुमंडलीय प्रेशर हम ऊंचाइयों पर चढ़ते जाते हैं या समुद्र में गोता लगाते हैं बढ़ जाता है, ऊपर जाते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो घट जाता है। इस कंडीशन में आपका क्या होता है, जब ऊपर चढ़ते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रेशर घट जाता है हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं होती है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, तो हम सिलेंडर ले जाते हैं अपनी सांसों के लिए। और जब नीचे गहराई में जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा अंदर जा रही होती है नाइट्रोजन के साथ में, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है, और वो नाइट्रोजन जब बॉडी में जाएगी
जाएगी तो नाइट्रोजन की गांठें बना देगी ग्लैंड बॉडी में, और आप ऊपर आओगे तो उसका प्रेशर से वो ग्लैंडें फट जाती हैं, तो आपकी जितनी भी वेंस हैं, आर्टरीज हैं, वो चिटक जाती हैं, ब्लडिंग होने लगती है, और ऐसी कंडीशन में बहुत से लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये हेनरी के नियम पर। फिर हेनरी कहते हैं कि ताप ज़्यादा ना हो, इतना ताप ना बढ़ जाए कि टेम्परेचर बढ़ जाए, ऑक्सीजन उड़ जाए, और फिर जब ताप बढ़ेगा तो गैस की जो डिजॉल्विंग है यानी सॉल्युबिलिटी है वो भी घट जाएगी, ताप बहुत कम ना हो। गैसें आणविक फॉर्म में और गैसीय फॉर्म में एक जैसी हों, कैसी हो? आणविक यानी आणविक रूप में और गैसीय रूप में एक जैसी हों। अगर बड़ी छोटी हुई तो गड़बड़ हो जाएगा, वो किसी ना किसी से रिएक्ट करके गड़बड़ी कर देंगे। गैसें ऐसी ना हो, वो बताते हैं हेनरी, गैस ऐसी ना हो, जैसे जब हम सिलेंडर में गैस ले जाते हैं तो हम ऐसी गैस ले जाते हैं जो रिएक्ट नहीं करती है, जैसे हीलियम, वायु में हीलियम मिलाकर ले जाते हैं मिक्सर को, क्योंकि वो उसमें एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं। रिएक्ट करती नहीं है तो नया कंपाउंड नहीं बनाती हैं। जब नया कंपाउंड नहीं बनाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और कंपाउंड बन जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या होता है, हम गैस ऐसी ना डालें डिजोल्व करने के लिए, ऐसी कंडीशन में सीमा लगाएं कि जो आयनित हो जाए या कोई नया कंपाउंड फॉर्म कर दें। तो ये हो गया हेनरी का नियम और गैसों की द्रव्य विलेयता। अब इसके ऊपर ये एक टॉपिक आ जाता है ठोसों की द्रव्य में विलेयता। तो इसको रब करते हैं, यहां पर सिर्फ एक सेंटेंस बदलेंगे और बहुत जल्दी आपको समझा देंगे इस बी पॉइंट को। ठोसों की द्रव्य में विलेयता, बी पॉइंट है ठोसों की द्रव्य में विलेयता। तो निश्चित ताप पर किसी गैस, अब यहां पर लिखेंगे ठोस पदार्थ, किसी ठोस पदार्थ, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, तभी हमने इसको रफ नहीं किया था। ठोस पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम द्रव विलायक में घुल जाती है उस गैस की, अब उस ठोस की, गैस की हटाकर लिख देंगे ठोस की विलेयता कहलाती है। तो इसको नीचे वाले हेनरी हटा दें भाई, हेनरी भैया तो हो गए हैं पूरे, और हेनरी के ऊपर आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो सभी को ले लेंगे, जितने भी यहाँ फॉर्मूले बनेंगे सभी के इकट्ठा लेंगे, आपको न्यूमेरिकल 1 बाई 1 आपको टाइप बता देंगे। देखिए सभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो थ्योरेटिकल वाइज आप नहीं करेंगे, वैसे ही सेम टू सेम आप लगा के देखिए, उससे रिलेटिव सभी आप लगा लेंगे आसानी से। उनको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। आज तक तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल है नहीं जो सॉल्व नहीं हुआ हो, तो फिर आपके ऊपर है। जितने भी नीट और जीमेंस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी टॉपिक है। तो कहता है ठोसों की द्रव्य में विलेयता, निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम द्रव विलायक में घुल जाती है ठोस की विलेयता कहलाती है। एक टेम्परेचर पर, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर हो, और आप, हमने कहा मेरी बात को बड़ा सीरियसली सोचा करिए, इमेज बना लीजिए, आपसे कहें हम आपके पिताजी, तो एकदम उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने बन गया। ऐसे ही हमारा नाम लिया जाए तो आप हमें जानते हैं, आपको फेस देख रहे हैं चैनल पर, तो आपके सामने हमारा चैनल पर चेहरा बन जाता है या माइंड में चेहरा बन जाता है। ऐसे ही जैसे ठोस बोला तो नमक या चीनी, और को द्रव में घोलना है तो पानी, शरबत। तो किसी ठोस द्रव को जब तक हम घोलते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि वो आपका सेचुरेटेड विलयन बनाकर तैयार कर देगा, संतृप्त सॉल्यूशन बना देगा, जिसे हम कहते रहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वह उसकी क्या कहलाती है, ठोस की विलेयता कहलाती है। अब ठोस की विलेयता द्रव में कैसे कैसे इफेक्ट होती है, तो इसके पहले ये तो आप समझ गए, अब इसको हम कारक बताएंगे, इस पर कोई रूल नहीं है। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित कर देते हैं। सबसे पहले द्रव विलायक की प्रकृति,
नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा होगा द्रव विलायक की प्रकृति, और उसमें विलेय जो डालेंगे उसकी भी प्रकृति आ जाएगी। नंबर 2 ताप का प्रभाव। नंबर 3 आपका आ जाएगा दाब का प्रभाव। बड़ा आसान भाषा में इन तीनों चीज़ों को समझना है। यही आपके ठोसों की द्रव में विलेयता, जो सोलबिलिटी है, जो आपकी सोलबिलिटी है इन लिक्विड में जो सोलबिलिटी है वो इनके इन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं। तो क्या लिखेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर पूरी स्पेलिंग लिख लेना, द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, तो द्रव विलायक की प्रकृति, तो ये होता है द नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट ओ ही है। दूसरा आपका हो जाता है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्प, बस इतना ही काफ़ी, टेम्परेचर आप समझ गए हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये 3 एडिंग कराते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। सॉल्वेबिलिटी को आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, अगर कोई भी आपका यहां पर एक भरा हुआ है आपका बेंजीन, ये बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। इसको स्ट्रक्चरल अगर देखेंगे तो इस टाइप का आपका एक स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी बेंजीन होती है। बेंजीन लिक्विड है और एक आपका भरा हुआ है कंटेनर में वाटर, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है। अब ये भी लिक्विड है और ये है आपका वाटर। ये क्या है, H2O, और ये आपका है विलायक, जिसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक, अब इसको बेंजीन को ही नीचे लिख लें। यहाँ पर इसको बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है और ये होती है क्या, विलायक। ये भी विलायक है, सॉल्वेंट है। इसको अगर स्ट्रक्चर के माध्यम से लिखें तो ऐसे स्ट्रक्चर, इसका चित्र बना लेते हैं। अब बात आती है ध्रुवण, बात है ध्रुवण। जैसे ध्रुवण कोई चीज है, ध्रुवण, बात है ध्रुवण। ध्रुवण अगर किसी पर पाया जाए, यानी कि ध्रुवण जिसे हम कहते हैं पोलर। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है पोलराइज और उसको पोलर सॉल्वेंट के लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व किया जाए तो बहुत जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम NaCl, KCl, KBr, HCl, इन कंपाउंडों को अगर हम इन ठोसों को, सॉरी HCl को हटा दें, KCl, KBr, NaCl, इनको अगर हम इस वाटर में डिसॉल्व करते हैं बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पर सोडियम पर है प्लस का चार्ज, इस पर माइनस, पोटेशियम पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर पोटेशियम पर प्लस और इस पर माइनस। और हम जानते हैं कि ध्रुवण जब चार्ज आ जाता है तो वो ध्रुवीय, ये क्या है आपके ध्रुवीय विलेय हैं। ये क्या है, विलेय, सॉल्यूट है आपके, ये आपके सॉल्यूट हैं। और कैसे हैं, ध्रुवीय, जिसे हम कहते हैं पोलर। अब आपका देखते हैं ये विलायक जो वाटर है वो भी ध्रुवीय है। तो चोर चोर मौसेते भैया, यानी कि ध्रुवीय ध्रुवीय से मिलते हैं और अध्रुवीय अध्रुवीय से मिलते हैं। तो हम देखते हैं विलायक, विलायक क्या है आपका, H2O। अगर H2O को हम सही से लिखते हैं तो इसकी फॉर्म ये होती है, ये। और इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसको धोखा दे देता है। इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चले जाते हैं, ऑक्सीजन की ओर। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर, इस पर पार्शियली माइनस के 2 चार्ज आ जाते हैं, इस पर पार्शियली माइनस का 1 आ जाता है, प्लस का 1 सॉरी।
ये आ जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वाटर हमारा पार्शियली पोलर है, यानी कि ध्रुवीय प्रकृति का है, वो विलायक के फॉर्म में है, ऐसे ही विलय भी हमारे ध्रुवीय हैं। तो पोलर में, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डालेंगे तो वो जल्दी घुल जाएंगे, बहुत जल्दी घुल जाते हैं। यानी कि नमक को पानी में डालेंगे तो सोडियम आयन अलग और क्लोराइड आयन अलग, अगर पोटेशियम क्लोराइड डालेंगे तो पोटेशियम अलग, क्लोराइड अलग। क्या होता है, देखो प्रेम, यहाँ पर प्रेम प्रसंग उत्पन्न होता है, एक दूसरे में प्रेम उत्पन्न होता है। सोडियम से प्रेम करेगा ऑक्सीजन, आओ प्रेतमा, ये जो है Br माइनस का है, इससे आओ प्रेतमा हाइड्रोजन की तरफ। यहाँ पर दरवाजा खुला है, आओ प्रेतमा मेरी तरफ बैठ जाओ आकर, ये आ गए तुरंत इधर बैठ गए। इधर पोटेशियम को ऑक्सीजन कह रहा, आओ प्रेतमा मेरे पास बैठो आकर। हम पॉजिटिव हैं, आप निगेटिव हैं, दोनों के एक दूसरे से लक्षण मैच खा जाएंगे। पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव को रिपेल करता है, धकेल देता है, प्रतिकर्षण करता है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ऑक्सीजन कहता है आ जाओ प्रेतिमा मेरे पास, तुम्हारे लिए जगह है खाली, -2 है। तो सोडियम अट्रैक्ट हो जाता है ऑक्सीजन की ओर, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज का, निगेटिव की ओर, और क्लोराइड हाइड्रोजन की ओर चला जाता है। तो ये मतलब है कहने का, जब कोई ध्रुवीय विलेय पदार्थ हो सॉल्यूट और ध्रुवीय ही विलायक हो, यानी कि सॉल्वेंट, आपका सॉल्वेंट हो, तो वो एक दूसरे में बहुत जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं। द्रव विलायक ध्रुवीय है तो दोनों ही डिसॉल्व। अब आ जाती अध्रुवीय। बेंजीन की प्रकृति होती है अध्रुवीय, इस पर कभी पोलर चार्ज नहीं देखा होगा। अगर इसके ऊपर कोई टॉप पर फंक्शनल ग्रुप OH COOH बेंजोइक एसिड बन जाए, लेकिन वो बेंजीन तो नहीं है। तो बेंजीन को अगर हम डिसॉल्व करें, बेंजीन में अगर हम किसको डिसॉल्व करें तो अध्रुवीय ही, कमजोर वाले, यानी गरीब लोग मिलेंगे। गरीब को एक नेफ्थलीन होती है, आपने कभी नहीं देखी, तो हम इस डबल बेंजीन के स्ट्रक्चर को अगर एक साथ लिखते हैं, ये आपकी होती है नेफ्थलीन। आज से आप इसको सीख लें, आने वाली अब क्लासेस में, ऊंची क्लासों में आपको नेफ्थलीन मिलेगी। नेफ्थलीन को अगर हम बेंजीन में घोलते हैं तो यानी कि ये हो गई आपकी विलेय। ये कैसी है, अध्रुवीय, इनमें कोई भी पोलर चार्ज नहीं होता है, तो ये कहते हैं हम एक जैसे हैं, अब तुम मेरे पास आ जाओ। और ये बेंजीन भी अध्रुवीय है, नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। नॉन पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और नई चीज बना लेंगे, जिसे हम कहते हैं एंथ्रासीन। एक नई चीज बना लेंगे जिसे हम कहते हैं एंथ्रासीन। अगर 3 बेंजीनें जुड़ जाएं तो बन जाता है एंथ्रासीन। ये आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ी क्लासों में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि अध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलायक यानी कि सॉल्वेंट में अगर मिलाए जाएं तो बहुत आसानी से घुल जाएंगे। अगर हम इस अध्रुवीय विलेय को इस जल में मिलाएं, ध्रुवण वाले में, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे, भाई तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, बिना निमंत्रण यहाँ कैसे आ गए। निमंत्रण के लिए सर पर चार्ज लाओ, वोटर ID दिखाओ आके कि निमंत्रण है कि नहीं। यहाँ पर कार्ड दिखाओ कि आपको निमंत्रण दिया गया, चार्ज वाला ध्रुवण का निमंत्रण दिया हो तो हम में मिलो आकर। और ये क्या कहेगा, अध्रुवीय, अगर अध्रुवीय का निमंत्रण दिया गया हो तो बेंजीन में रहकर मिलो, और ध्रुवण का निमंत्रण दिया गया है आपको तो यहां पर आकर मिलो जल के साथ में। यानी कि ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलेय पदार्थ सॉल्यूबल होते हैं, और अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय सॉल्वेंट में अध्रुवीय विलेय पदार्थ सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, और अगर ये उल्टे घोल दिए जाए तो इनकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है और ये बहुत जल्दी से। फिर कहता है ताप का प्रभाव, ये लाइन और है, इसको रब कर देते हैं, इसको समझ गए बहुत अच्छे से, आपका क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, जब तक वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। ताप का प्रभाव देखो,
ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ती भी है और घटती भी है। ला शातेलिए कहते हैं, ला शातेलिए नियम के अनुसार, ला शातेलिए नियम के अनुसार कहते हैं कि अगर ठोस को घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो अभिक्रिया अग्रसर दिशा में जाएगी, आगे की चला जाएगी, यानी कि नया उत्पाद बनेगा। और जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उस विलयन की क्वांटिटी खराब हो जाती है। ला शातेलिए नियम के अनुसार दो हिसाबों से बताते हैं हम आपको। कहते हैं ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसी भी ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती भी है घटती भी है। ऐसे पदार्थ मिलाओगे जो ऊष्मा क्षेपी हैं और वो टेम्परेचर को क्या कर देंगे, वो घुलनशीलता को घटा देंगे। और ऐसे पदार्थ मिलाओगे जो टेम्परेचर जिन्हें जरूरत होती है, ताप की जरूरत होती है, ऊष्मा के शोषी होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, उनको भाई ऊष्मा के लिए नहीं जरूरत पड़े। जैसे विलेय प्लस विलायक और बनता है आपका विलयन। अगर इसमें प्लस ऊष्मा ऊर्जा लिख दी, ये विलेय प्लस विलायक मिलाया और इसमें ताप को हमने बढ़ाया, ताप ये एरो आपको दिखा रहे हैं, इसका मतलब है बढ़ाने पर। अगर ऊष्मा प्लस यानी जुड़ती है, ऊष्मा अवशोषित होती है तो विलेयता, तो ठोस की विलेयता, ऊष्मा अवशोषित होती है तो ठोस की विलेयता, सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है, द्रव में बढ़ जाती है, आगे लिख देंगे द्रव में बढ़ जाती है। जैसे आप KCl को जल में मिलाएं, KCl को जल्दी में मिलाएं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, और जैसे विलयन बनाया तो जल्दी से बनाकर रख दिया, तो ये एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऊष्मा जल्दी से अब विलयन बन जाएगा आपका। तो क्या कहते हैं, जब KCl को हम वाटर में मिलाते हैं और गर्म कर देते हैं, KCl है, NaCl है, NH3 है, ठीक है, ये अगर NH3 नहीं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, इन चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं वाटर के साथ, यानी कि ये विलेय है, ये विलेय वाटर में डाल के मिलाए जाते हैं और हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अपने अंदर ले रही होती है, अपक्रिया अग्र दिशा में भाग जाती है, यानी कि विलयन और बनने लगता है, विलयन और गाढ़ा हो जाता है, तो ठोस की विलेयता बढ़ जाती है। अब रीजन दूसरा, ला शातेलिए कहते हैं, ला शातेलिए नियम के अनुसार कहते हैं विलेय प्लस विलायक विलयन बनाते हैं। यदि ताप बढ़ाएं, दोनों कंडीशन में हम बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ा दिया, ताप को हम बढ़ाएं और ऊष्मा का क्या हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो ठोस की द्रव में विलेयता घट जाती है। क्या करें, अगर हम ऐसा विलेय पदार्थ डालें विलायक में
जो ऊष्मा को बाहर निकालता है एक्सोथर्मिक होती है, और ये एंडोथर्मिक है। अवशोषित मतलब एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब है उत्सर्जित करना, बाहर को निकालना, एक्सोथर्मिक बाहर एग्जिस्ट कर रहा, चल ऊष्मा को बाहर ले जाओ। तो अब क्रिया पक्ष दिशा में हो जाती है, यानी कि अब विलयन ज्यादा मात्रा में नहीं बनेगा। तो ये कैसे, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट Na2CO3 ऐसी चीजें अगर हम डालते हैं तो ये खुद ब खुद बर्तन को गर्म कर देती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को आप डालेंगे, ये लाइम है तो इसको आप डालेंगे तो बाहर की ओर हीट निकल रही होती है, बर्तन गर्म हो जाता है, बहुत तेजी से पानी उबलता है और उसमें टेम्परेचर दे देते हैं, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, द्रव की विलेयता में कमी आ जाती है। ये बात क्लियर हुई? हाँ क्लियर हुई। इसके बाद में दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव देखिए, ठोस नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, अगर तो असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब है, अब ठोस नॉन कंप्रेसिबल है, असंपीड्य है, तो ठोस असंपीड्य होने के कारण जब वो असंपीड्य होते हैं तो हम चाहे जितना उसमें लगाएं दाब, तो वो दब तो सकते नहीं, तो उनकी विलेयता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी। दोनों टॉपिक आपके दी एंड हो गए हैं। तो इसमें अगली चलेगी विलयन की सांद्रता। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।